नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसे सवाल की तह तक जा रहे हैं जिसने सदियों से सबको उलझाया है। हमारी प्राचीन वैदिक संस्कृति की जड़ें कहाँ हैं? जी। खासतौर पे ये जो इंडो आर्यन लोग थे, क्या वो बाहर से भारत आए थे या यहीं के मूल निवासी थे? ये बहस आज भी काफी गर्म है। बिल्कुल। और इस पूरी गुत्थी को समझने के लिए हम एडविन ब्रायंट की किताब द क्वेस्ट फॉर द ओरिजिन्स ऑफ वैदिक कल्चर में जो अलग-अलग सबूत और तर्क दिए गए हैं उन पर एक नजर डालेंगे। हाँ, और हमारा मकसद किसी एक तरफ झुकना नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये समझना है कि इतने सालों की खोजबीन के बाद भी तस्वीर पूरी तरह साफ क्यों नहीं हो पाई है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी की शुरुआत से। ये बात है 18वीं सदी की, जब सर विलियम जोन्स ने ये बताया कि संस्कृत का यूरोप की भाषाओं से, जैसे ग्रीक और लैटिन, उनसे गहरा रिश्ता है। हाँ, और इस खबर ने तो जैसे यूरोप में हलचल मचा दी थी। अच्छा, जी हाँ। शुरू में तो कई यूरोपीय विद्वान सोचने लगे कि शायद भारत ही इंसानी सभ्यता का पालना है, ज्ञान का असली स्रोत। ओहो। हॉवेल, हॉलेडहेड जैसे लोगों ने पुराणों के आधार पर भारत के बहुत बेहद प्राचीन होने की बात कही। इससे वॉल्टेयर जैसे विचारक भी प्रभावित हुए, जो बाइबल के कालक्रम से यूं कहिए सहमत नहीं थे। और जो शुरुआती भाषा वैज्ञानी थे, उन्होंने भी वैदिक संस्कृत को लगभग मूल इंडो यूरोपीय भाषा ही मान लिया था। लेकिन फिर ये नजरिया सुनने में आया है जल्दी ही बदल गया। यहाँ से मामला थोड़ा दिलचस्प हो जाता है। बिल्कुल। देखिए, जैसे जैसे भारत में अंग्रेजों का राज मजबूत हुआ और ईसाई मिशनरीज वहां सक्रिय हुए, तो धीरे धीरे भारत की सभ्यता को कम आंकने की कोशिशें बढ़ीं। मैक्स मूलर जैसे बड़े विद्वान भी हैरान थे कि भाई यूरोप की भाषाएं भारत के काले निवासियों की भाषा जैसी कैसे हो सकती हैं। उस समय का जो नस्लीय पूर्वाग्रह था वो साफ झलकता है। और ये भी कहा जाता है कि मिशनरियों ने इस आर्यन विचार का इस्तेमाल अपने मकसद के लिए किया, कुछ खास तरह से। हाँ, स्रोत बताते हैं कि कुछ ने ऐसा किया। उन्होंने जैसे ब्राह्मणों को बाहरी हमलावर बताकर जो निचली जातियां थीं उन्हें ईसाई धर्म की तरफ खींचने की कोशिश की। अच्छा। तो ये दिखाता है कि कैसे एक अकादमिक सिद्धांत को अलग-अलग एजेंडे के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मतलब भारत को मूल स्थान मानने का विचार धीरे धीरे ठंडा पड़ गया और यूरोप में ही असली आर्यों का घर खोजने की होड़ सी मच गई। हाँ, बिल्कुल। 19वीं शती में यूरोप में नस्ल और राष्ट्रीय गौरव का बड़ा बोलबाला था। जर्मन, फ्रेंच, ब्रिटिश सब अपने अपने देश को आर्यों का मूल वतन साबित करने में लग गए। अच्छा, इसके लिए क्या तरीके अपनाए गए? देखिए, इसके लिए भाषा विज्ञान का सहारा लिया गया। खासतौर पे एक चीज होती है लिंग्विस्टिक पेलियोंटोलॉजी, मतलब पुराने शब्दों के आधार पर उस समय के माहौल, पेड़ पौधों, जानवरों का अंदाजा लगाना। और साथ में पुरातत्व यानी खुदाई। जैसे एक उदाहरण है बीच, पेड़ का। इसके लिए मिलते जुलते शब्द किन किन भाषाओं में हैं, इस आधार पर जर्मनी या उत्तरी यूरोप को मूल घर बताने की कोशिश हुई। किसी ने दक्षिणी रूस कहा, किसी ने स्कैंडिनेविया। लेकिन क्या इन सब सिद्धांतों में कोई एक राय बन पाई, मतलब कोई आम सहमति हुई? बिल्कुल नहीं। सिद्धांतों की जैसे बाढ़ आ गई थी, पर सबूत या तो कमजोर थे या फिर एक दूसरे को काटते थे। विद्वानों में भी निराशा फैलने लगी। और ये सिलसिला 20वीं सदी में भी जारी रहा। बड़े सिद्धांत आए, जैसे मारिजा गिम्बुतास का कुर्गन सिद्धांत कि मध्य एशिया के घुड़सवार योद्धा ही आर्य थे। हाँ, सुना इसके बारे में। तो दूसरी तरफ कॉलिन रेनफ्रू का एनातोलियन सिद्धांत कि खेती के फैलाव के साथ भाषा फैली और आर्य अनातोलिया यानी आज के तुर्की से आए। अच्छा, ये तो बिल्कुल अलग है। हाँ, और दोनों की ही जमकर आलोचना हुई। नतीजा ये कि 200 साल बाद भी यूरोप में इस पर आम सहमति नहीं है कि इंडो यूरोपीय भाषाएं असल में कहाँ से शुरू हुई। अब आते हैं भारत पर। जब यूरोप में ये सब चल रहा था तो भारत में इस पे क्या प्रतिक्रिया हो रही थी? आखिरकार ये उनके अपने इतिहास, अपनी जड़ों का सवाल था। ये बहुत बहुत अहम है। देखिए, शुरुआत में विवेकानंद, गोखले, दयानंद सरस्वती जैसे कई भारतीय बुद्धिजीवियों ने आर्यन पहचान को गर्व से अपनाया। अच्छा, किस तरह से? इसे अपनी सभ्यता की महानता और अंग्रेजों के साथ एक तरह की बराबरी दिखाने का जरिया माना गया। उन्होंने तो ये दावा किया कि असली ज्ञान तो भारत से ही यूरोप गया है। लेकिन क्या सभी भारतीय इस एक विचार से सहमत थे? नहीं, ऐसा नहीं था। इसका राजनीतिक इस्तेमाल भी खूब हुआ। उत्तर भारत में कुछ ऊंची जातियों ने इसे अपनी श्रेष्ठता जताने के लिए इस्तेमाल किया, तो दक्षिण में, खासकर तमिलनाडु में, इसे उत्तर भारतीय आर्यन प्रभुत्व के खिलाफ
अपनी अलग द्रविड़ पहचान बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। ये तो जटिल हो गया। हाँ, और जो पारंपरिक हिंदू विद्वान थे जैसे श्री अरविंदो, उन्हें ये बात चुभती थी कि वेदों को सिर्फ इतिहास मान लिया जाए और आर्यों को बाहर से आया हमलावर कहा जाए। ये उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता था। तो क्या उन्होंने इन भारी सिद्धांतों का खंडन किया, आवाज उठाई? हाँ, और जोरदार खंडन हुआ। विवेकानंद ने तो आर्यन आक्रमण सिद्धांत को सरासर बकवास कह दिया था। रामचंद्र राव जैसे विद्वानों ने बड़े तार्किक सवाल उठाए। जैसे अगर आर्य बाहर से आए तो उन्होंने अपना मूल वतन पूरी तरह क्यों छोड़ दिया? मतलब कोई निशान क्यों नहीं छोड़ा? और ये कैसे हो सकता है कि उनकी भाषा का सबसे पुराना रूप यानी वैदिक संस्कृत भारत में मिले, ना कि उनके कथित मूल घर में? हाँ, ये सवाल तो सोचने वाले हैं। बिल्कुल। और वो जो वेदों में कुछ शब्दों की नस्लीय व्याख्या की जाती थी, जैसे अनास यानी बिना नाक वाला या कृष्ण यानी काला, उसका क्या हुआ? हाँ, इस पर भी काफी बहस हुई। एम श्रीनिवास अयंगर जैसे विद्वानों ने इसे चुनौती दी। उन्होंने कहा कि अनास का मतलब शायद चपटी नाक वाला नहीं, बल्कि बिना चेहरे वाला या अस्पष्ट बोलने वाला हो सकता है। मतलब दुश्मनों का अपमान करने का एक तरीका। अच्छा। और कृष्ण का मतलब काला राक्षस या काले बादल भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि उसका मतलब काली चमड़ी वाले द्रविड़ लोग ही हों। मतलब व्याख्या का खेल है। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे सबूतों को पहले से बनी धारणाओं के हिसाब से मोड़ा जा सकता है। चलिए अब इस पूरी पहेली के शायद सबसे अहम और उलझे हुए हिस्से पर आते हैं, भाषा के सबूत। यहीं पर सबसे ज्यादा पेश फंसा हुआ लगता है। बिल्कुल। पारंपरिक सिद्धांत है सबस्ट्रेटम थ्योरी। सबस्ट्रेटम मतलब? हाँ, समझाइए जरा। यूं समझिए जैसे किसी पुरानी दीवार पर नया रंग किया जाए तो कहीं कहीं पुराना रंग झांकता है। वैसा ही माना जाता है कि संस्कृत पर भारत की पुरानी भाषाओं जैसे द्रविड़ या मुंडा का असर दिखता है। किस तरह का असर? कुछ शब्दों में और कुछ खास आवाजों में, जैसे ट, ठ, ड, ढ, ये रेट्रोफ्लेक्स ध्वनियां कहलाती हैं, जो आमतौर पर इंडो यूरोपीय भाषाओं में नहीं मिलती। इसे अक्सर आर्यों के बाहर से आने का सबूत माना जाता है। लेकिन क्या ये एकदम पक्का सबूत है? इस पर कोई सवाल नहीं उठे? नहीं, बिल्कुल सवाल उठे हैं। हैंस हेनरिक हॉक जैसे बड़े भाषाविदों का कहना है कि ये समानताएं सिर्फ सबस्ट्रेटम से ही नहीं आ सकती। हो सकता है ये भाषा के अंदरूनी बदलाव हो या आसपास की भाषाओं से लेन देन का नतीजा हो, जिसे एडस्ट्रेटम कहते हैं। अच्छा। या फिर हो सकता है ये किसी ऐसी तीसरी भाषा का असर हो जिसके बारे में हम अभी जानते ही नहीं। और जो लोग आर्यों को भारत का ही मूल निवासी मानते हैं, उनका इस सबस्ट्रेटम थ्योरी पर क्या कहना है? कई स्वदेशी विचारक इसे या तो मानते ही नहीं या फिर इससे बहुत कमजोर सबूत मानते हैं। जूल्स ब्लॉक ने तो ये तक कहा कि क्या पता द्रविड़ या मुंडा बोलने वाले लोग इंडो आर्यन इलाके में बाद में आए हों। ओह, ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया। हाँ, और फ्रैंकलिन साउथवर्थ मानते हैं कि शब्दों का उधार लेना सिर्फ सांस्कृतिक लेन देन दिखाता है, न कि किसी एक का दूसरे पर दबदबा। राहुल पीटर दास और मरे एमेनो जैसे विद्वानों ने तो यहाँ तक कहा है कि किसी शब्द को उधार का मानना अक्सर विश्वास का कार्य होता है, एक्ट ऑफ फेथ होता है, क्योंकि पक्का सबूत मिलना बहुत मुश्किल है। अच्छा, एक और तर्क सुना है। खेतीबाड़ी और पेड़ पौधों से जुड़े कई शब्दों के बारे में कहा जाता है कि वो संस्कृत में गैर इंडो यूरोपीय लगते हैं। ये तो भारी आगमन का मजबूत तर्क लगता है। हाँ, ये एक अहम बिंदु है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसके भी जवाब दिए जाते हैं। क्या जवाब है? एक तो ये कि हो सकता है वो पौधे या फसलें ही बाहर से आई हों, इसलिए उनके नाम भी विदेशी रह गए। या जैसा श्रीकांत तालागिरी कहते हैं, पेड़ पौधों के नामों की उत्पत्ति अक्सर पता ही नहीं चलती, तो सिर्फ इस आधार पर उन्हें विदेशी मान लेना ठीक नहीं। या फिर जैसा कॉलिन मेसिका ने कहा, उधार लेने का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि पहले उस चीज का ज्ञान था ही नहीं। और ये भी हो सकता है कि ये शब्द संस्कृत में प्राकृत या आम बोलियों से आए हों। जगहों और नदियों के नामों के बारे में क्या उनसे कुछ पता चलता है? माइकल वित्सल का एक दिलचस्प अवलोकन है। उनके मुताबिक ऋग्वेद का जो मुख्य इलाका है यानी उत्तर पश्चिम भारत, वहाँ ज्यादातर नदियों और जगहों के नाम इंडो आर्यन ही लगते हैं। अच्छा, तो इससे क्या मतलब निकलता है? ये ग्रीस जैसी जगहों से अलग है, जहाँ बहुत सारे पुराने गैर इंडो यूरोपियन नाम आज भी मिलते हैं। तो ये बात स्वदेशी मत के पक्ष में जा सकती है कि अगर आर्य बाहर से आए होते तो यहाँ भी पुराने गैर आर्यन नामों के ज्यादा निशान मिलने चाहिए थे। समझ गया। और घोड़ा, उसका क्या? उसे तो अक्सर आर्यों की पहचान उनकी ताकत से जुड़ा जाता है।
एक्वस शब्द। हाँ, घोड़ा, इस पर भी उतनी ही बहस है। क्या वो मूल इंडो यूरोपीय शब्द एक्वस पालतू घोड़े के लिए था या जंगली घोड़े के लिए? क्या ये शब्द बाद में अलग अलग भाषाओं में उधार लिया गया? और स्वदेशी मत वाले क्या कहते हैं? उनका कहना है कि हो सकता है घोड़ा ज्ञात हो, पर शायद बाहर से आता हो, या सिर्फ समाज के ऊंचे तबके, राजा महाराजाओं के पास होता हो, इसलिए खुदाई में उसके आम इस्तेमाल के सबूत कम मिलते हैं। तो भाषा के सबूत तो काफी उलझे हुए हैं, मतलब कोई सीधी रेखा नहीं खींच सकते। बिल्कुल। तो क्या जमीन की खुदाई यानी पुरातत्व से कुछ साफ हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता आईवीसी का क्या उसे आर्यों ने खत्म किया था जैसा पहले माना जाता था? ये एक बहुत पुरानी धारणा थी और काफी प्रभावशाली भी रही। मॉर्टिमर व्हीलर जैसे पुरातत्वविदों ने मोहनजोदाड़ो में मिले कुछ कंकालों के आधार पर आर्यन नरसंहार की एक कहानी गढ़ी थी। हाँ, मैंने पढ़ा इसके बारे में, किलों पर हमला, कंकाल। जी, लेकिन बाद के शोध जैसे जॉर्ज डेल्स और खासकर मानव विज्ञानी केनेथ केनेडी ने दिखाया कि वो कंकाल किसी बड़ी लड़ाई या नरसंहार के सबूत नहीं लगते। चोट के निशान बहुत कम है और वो शहर के बिल्कुल आखिरी दौर के भी नहीं है। तो मतलब वो नरसंहार वाली बात अब ज्यादातर विशेषज्ञ नहीं मानते? हाँ, ज्यादातर विशेषज्ञ अब उसे नहीं मानते। व्यापक लड़ाई का कोई ठोस पुरातात्विक सबूत नहीं मिला है। तो फिर क्या आईवीसी और वैदिक संस्कृति में कोई जुड़ाव दिखता है? वो एक मशहूर मोहर है ना, जिस पर एक योगी जैसी आकृति है, प्रोटोशिव। हाँ, वो पशुपति मोहर। जॉन मार्शल ने जब उसे खोजा तो कहा था कि ये शिव का पुराना रूप है, प्रोटोशिव। लेकिन क्या सब मानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई उसे भैंसा दानव, महिषासुर मानता है, कोई किसी देवी का रूप, कोई कबीले का सरदार, तो अस्को परपोला उसे वरुण देवता मानते हैं। अरे बाप रे, एक ही चीज की इतनी अलग अलग व्याख्या? हाँ, ये दिखाता है कि सबूत कितने अस्पष्ट हैं और उनकी व्याख्या कितनी व्यक्तिपरक हो सकती है। सरस्वती नदी का जिक्र बार बार आता है बहस में, उसका क्या महत्व है? ये बहुत बहुत अहम मुद्दा है, खासकर स्वदेशी दृष्टिकोण के लिए। कैसे? देखिए, सैटेलाइट तस्वीरों और जमीनी शोध से ये काफी हद तक साफ हो गया है कि आज की जो सूखी हुई घग्घर हकरा नदी है, वही प्राचीन ऋग्वेद की विशाल सरस्वती नदी थी। अच्छा। और खास बात यह है कि ये नदी हड़प्पा सभ्यता के समय यानी लगभग 3री सहस्राब्दी ईसा पूर्व के आसपास पूरे जोरों पर बहती थी। तो इससे क्या साबित होता है? क्योंकि ऋग्वेद सरस्वती की तारीफ तब करता है जब वो एक महान बहती हुई नदी थी। इससे स्वदेशी मत वाले ये तर्क देते हैं कि वेद हड़प्पा काल जितने या शायद उससे भी पुराने हो सकते हैं। अगर वेद इतने पुराने हैं तो 1500 ईसा पूर्व में आर्यों के बाहर से आने का सवाल ही नहीं उठता। ये एक मजबूत तर्क लगता है। हालांकि समय सीमा पर शायद अभी भी बहस होगी। हाँ, बिल्कुल। ये कब सूखी, क्या आर्यस के सूखने से पहले आए या बाद में, इन सब पर अभी भी पूरी स्पष्टता नहीं है। और घोड़े पर वापस आते हैं, क्या हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में घोड़े के पक्के सबूत मिले हैं? ये मुद्दा तो बहुत गर्म रहता है, मैंने सुना है। हाँ, ये बहुत ही विवादास्पद और राजनीतिक मुद्दा बन गया है। गुजरात में सुरकोटड़ा नाम की जगह पर घोड़े की हड्डियां मिलने का दावा किया गया था, जिसकी पुष्टि घोड़े के विशेषज्ञ सैंडोर बोकोनी ने भी की थी कि ये असली घोड़ा है। अच्छा, तो फिर विवाद क्यों? क्योंकि कुछ और जगहों जैसे लोथल, कालीबंगन से भी संदिग्ध सबूत मिले हैं। लेकिन कई आलोचक जैसे ओल्चिन या बीबीलाल मानते हैं कि ये सबूत या तो हड़प्पा के आखिरी दौर के हैं या उनकी पहचान पक्की नहीं है, या ये जंगली गधे ओनेगर या घोड़े और गधे के बीच की नस्ल हीमियोन के हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये सबूत ये साबित नहीं करते कि घोड़ा हड़प्पा सभ्यता में आम इस्तेमाल में था, जैसा कि रथों के लिए जरूरी होता। मतलब यहाँ भी तस्वीर साफ नहीं है। बिल्कुल नहीं। और इस मुद्दे पर दोनों तरफ से काफी जोर आजमाइश होती है। और सिंधु लिपि, क्या उसे पढ़ने से ये सारा राज खुल सकता है? क्या कोशिशें हुई हैं? काश अगर वो पढ़ी जाती तो शायद कई जवाब मिल जाते, लेकिन अफसोस वो अब तक पढ़ी नहीं जा सकी है। कोशिशें तो बहुत हुई हैं। किस तरह की कोशिशें? एसआर राव ने उसे सेमेटिक भाषाओं से जोड़कर पुरानी इंडो आर्यन बताया, लेकिन उनकी बात ज्यादा मानी नहीं गई। नटवर झा और राजा राम ने उसे ब्राह्मी से जोड़कर संस्कृत या प्राकृत बताया। दूसरी तरफ एस्को परपुला और फेयर सर्विस जैसे विद्वानों ने उसे द्रविड़ भाषा से जोड़ा है। लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। नहीं, अभी तक कोई सर्वसम्मत नतीजा नहीं है।
और माइकल विट्ज़ल का एक और भाषाई तर्क है। वो कहते हैं कि ऋग्वेद में जो शुरुआती उद्धार शब्द लगते हैं वे मुंडा भाषाओं के ज्यादा लगते हैं, द्रविड़ के नहीं। इससे वो अंदाजा लगाते हैं कि शायद आर्यों के आने से ठीक पहले उत्तर पश्चिम में मुंडा भाषी लोग रहे होंगे। बाप रे, ये तो और भी उलझ गया। हाँ, जब तक लिपि पढ़ी नहीं जाती ये सब अटकलें ही रहेंगे। एक और बहस है शहरी हड़प्पा और कथित देहाती वैदिक समाज की। क्या वैदिक लोग सिर्फ खानाबदोश चरवाहे थे, जैसा अक्सर कहा जाता है? पारंपरिक सोच तो काफी हद तक यही थी कि वैदिक ग्राम का मतलब था तंबू का डेरा और पुर का मतलब मिट्टी का छोटा मोटा घेरा या किला। लेकिन क्या इस पर भी अलग राय है? हाँ, कुछ भारतीय विद्वान जैसे आर.एन. सिंह या बी.बी. लाल और बी.एस. बिष्ट ऋग्वेद में ही बड़े 1000 दरवाजों वाले घरों, सहस्रद्वारम, जहाजों, शतित्र, मजबूत पत्थर के किलों, दृढ़ अश्ममयी और एक जटिल राजकाज व्यवस्था, राष्ट्र, सभा, समिति के जिक्र की तरफ इशारा करते हैं। तो मतलब वैदिक समाज उतना भी देहाती नहीं था? शायद नहीं, और पुरातत्वविद जिम शैफर जैसे लोग इस बात पर जोर देते हैं कि दक्षिण एशिया में हजारों साल की पुरातात्विक निरंतरता दिखती है। किसी बड़े बाहरी हमले या आबादी की पूरी तरह बदल जाने के कोई साफ निशान नहीं मिलते। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हाँ, ये भी मुमकिन है कि शहरी हड़प्पावासी और देहाती वैदिक लोग दोनों एक ही समय में मौजूद रहे हों और शायद दोनों ही इंडो आर्यन भाषा की अलग अलग शाखाएं बोलते हों या किसी न किसी रूप में जुड़े रहे हों। अच्छा, अब एक दूसरा पहलू देखते हैं। अगर मान लें थोड़ी देर के लिए कि आर्य बाहर से आए, तो क्या उनके आने के रास्ते के कोई निशान मिलते हैं? पुरातत्व इस बारे में क्या कहता है? ये एक और बहुत बड़ी पहेली है, और सच कहें तो कोई साफ निरंतर रास्ता खोजना बहुत मुश्किल साबित हुआ है। फिर भी मोटे तौर पर कौन से रास्ते सोचे जाते हैं? मोटे तौर पर 2 संभावित रास्ते सोचे जाते हैं। एक उत्तरी रास्ता जो मध्य एशिया के घास के मैदानों यानी स्टेपी से होकर आता है, और दूसरा दक्षिणी रास्ता जो ईरान के पठार से होकर गुजरता है। ठीक है, पहले उत्तरी रास्ते की बात करते हैं। इसके क्या सबूत माने जाते हैं? ये रास्ता ज्यादातर कब्रिस्तानों और उनसे मिली चीजों पर आधारित है, जैसे दक्षिणी साइबेरिया और कजाकिस्तान की एंड्रोनोवो संस्कृति। इसे अक्सर प्राचीन ईरानियों या इंडो ईरानियों से जोड़ा जाता है। रूस की सिंताश्ता कब्रों में तो रथ के पहियों के निशान भी मिले हैं, जो ऋग्वेद के रथों से मिलते जुलते लगते हैं। लेकिन क्या ये पक्का सबूत है? नहीं, इस पर भी सवाल है। लियो क्लेन जैसे आलोचक कहते हैं कि एंड्रोनोवो संस्कृति शायद उतनी पुरानी नहीं है जितनी सीरिया में मितानी आर्यों की मौजूदगी लगभग 1500 ईसा पूर्व है, और एंड्रोनोवो संस्कृति का कोई सीधा पुरातात्विक निशान न तो मध्य पूर्व में मिलता है न ही भारत में। अच्छा। ताजिकिस्तान की बिश्क्वेंट और वक्श संस्कृतियों को भी आर्यों से जोड़ने की कोशिश हुई है, पर वहां भी धातु या घोड़े के निशान उतने नहीं मिलते। और दक्षिणी रास्ता जो ईरान से होकर आता है? यहाँ ध्यान शहरी सभ्यताओं पर है, खासकर बैक्ट्रिया मार्जियाना आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स BMAC, जो आज के तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके में एक विकसित कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो क्या BMAC पर आर्यों ने हमला किया? रोमन घेरशमन और विक्टर सारियानिदी जैसे कुछ विद्वानों का मानना है कि BMAC पर हमला नहीं हुआ, बल्कि शायद वो खुद ही इंडो ईलानी या आर्यन लोग थे। ओह, ये कैसे? वहां के कुछ ढांचों को मंदिर माना गया है, जिनमें आग की वेदी, फायर ऑल्टर्स और सोमाहोमा कहे जाने वाले पौधे, शायद एफिड्रा, के इस्तेमाल के संभावित निशान मिले हैं। ये चीजें वैदिक और अविस्थाई संस्कृति से काफी मिलती जुलती हैं। तो क्या इन दोनों रास्तों स्टेपी के चरवाहे और BMAC के शहर को जोड़ने की कोई कोशिश हुई है? हाँ, कोशिशें हुई हैं। JP मेलोरी ने कल्ट्रोक्वेगल यानी संस्कृति की गोली का एक मजेदार आइडिया दिया। वो क्या है? उनका मतलब था कि शायद स्टेपी के लोग BMAC में आए, वहां उन्होंने अपनी कुछ पुरानी संस्कृति छोड़कर BMAC की शहरी संस्कृति अपना ली और फिर इसी मिलीजुली संस्कृति के साथ भारत की ओर बढ़े। और परपुला का भी कोई सिद्धांत है? हाँ, अस्कपपोला ने 2 लहरों का सिद्धांत दिया है। पहली लहर दास लोगों की थी जो एंड्रोनोवो से जुड़े थे और जिन्होंने BMAC पर कब्जा किया। दूसरी लहर आर्यों की थी जो सोमरस पीने वाले थे, उन्होंने दासों को हराया, ऋग्वेद रचा और फिर भारत आए। लेकिन क्या ये सिद्धांत माने जाते हैं? इन सब सिद्धांतों की भी कड़ी आलोचना हुई है। शाब्दिक व्याख्याओं और पुरातात्विक सबूतों के इस्तेमाल पर सवाल उठाए गए हैं। कुल मिलाकर नतीजा वही है, कोई भी ऐसा साफ और निरंतर पुरातात्विक रास्ता नहीं मिला है
जिस पर सब सहमत हों। रास्ता अभी भी धुंधला ही है। ये सारी बहस चाहे वो भाषा की हो, पुरातत्व की हो या रास्ते की, कहीं ना कहीं इस बात पर बहुत टिकी है कि वेद कितने पुराने हैं। वेदों की तारीख, उनकी डेटिंग, इसको लेकर क्या झगड़ा है? हाँ, ये स्वदेशी मत के लिए एक बहुत ही जरूरी सवाल है, क्योंकि अगर वेद बहुत पुराने साबित हो जाएं, तो बाहर से आने वाला सिद्धांत अपने आप कमजोर पड़ जाता है। तो आमतौर पर क्या तारीख मानी जाती है? जो सबसे आम तारीख मानी जाती रही है, लगभग 1200 ईसा पूर्व, वो मैक्स म्यूलर ने दी थी। और ये काफी हद तक आर्यों के भारत में कथित आगमन लगभग 1500 ईसा पूर्व के अनुमान पर आधारित थी। लेकिन अगर आगमन ही पक्का नहीं तो ये तारीख भी हिल जाती है। बिल्कुल। तो क्या कोई और तरीका है वेदों की या वैदिक काल की तारीख जानने का, जैसे ज्योतिष या खगोल विज्ञान? हाँ, कोशिशें हुई हैं, लेकिन ये शायद सबसे ज्यादा विवादास्पद तरीकों में से एक है। ऐसा क्यों? देखिए, 19वीं सदी में हरमन जकोबी और बाद में बाल गंगाधर तिलक ने दावा किया कि ऋग्वेद में तारों और नक्षत्रों की ऐसी स्थितियों का वर्णन है जो सिर्फ 4500 ईसा पूर्व या शायद 6000 ईसा पूर्व के आसपास ही संभव थीं। जैसे वसंत विषुव, स्प्रिंग इक्विनॉक्स का मृगशिरा नक्षत्र में होना। बाद के ब्राह्मण ग्रंथों में यही वसंत विषुव कृत्तिका नक्षत्र में बताया गया है, जो बाद के समय लगभग 2500 ईसा पूर्व की ओर इशारा करता है। तो ये तो बहुत पुराना समय हो गया। हाँ, अगर ये सही है तो। लेकिन विलियम विटनी, जॉर्ज थीबॉट और डेविड पिंगरी जैसे बड़े आलोचकों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। क्यों? उनका तर्क था कि प्राचीन भारतीय शायद उतने सटीक खगोल शास्त्री नहीं थे जितना दावा किया जा रहा है। ये वर्णन शायद प्रतीकात्मक या पौराणिक हो सकते हैं, या फिर ये ज्ञान बाद में मेसोपोटामिया या यूनान से उधार लिया गया हो सकता है। तो इस पर जबरदस्त बहस है। और गणित से जुड़ा भी कोई तर्क है? शुल्ब सूत्रों का? हाँ, अब्राहम सीडनबर्ग का एक तर्क है कि वैदिक शुल्ब सूत्रों, जिनमें यज्ञ वेदी बनाने की ज्यामिति है, उनका गणित बेबीलोन के गणित से भी पुराना लगता है, या शायद उसका स्रोत है। ये लगभग 1700 से 2200 ईसा पूर्व की बात हो सकती है। तो इससे क्या साबित होता है? अगर ये सही है तो ये वैदिक काल को ज्यादा पुराना साबित कर सकता है, और ये धारणा तोड़ सकता है कि सारा महत्वपूर्ण ज्ञान भारत में बाहर से ही आया। लेकिन जाहिर है इस पर भी पूरी सहमति नहीं है। ये सब सुनकर तो लगता है कि सबूतों से ज्यादा उनकी व्याख्या पर झगड़ा है। और इस पूरी कहानी में राजनीति और राष्ट्रवाद का कितना हाथ है, ये तो बहुत ही नाजुक मामला लगता है। बेहद नाजुक। और स्रोत भी इस बात को साफ दिखाते हैं। देखिए, राष्ट्रवाद ने इतिहासकारों को नए सवाल पूछने और अंग्रेजी राज के समय के जो पूर्वाग्रह थे उनको उजागर करने के लिए उकसाया है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन इसी राष्ट्रवाद ने कई बार इतिहास को अपने राजनीतिक मकसद के लिए तोड़ने मरोड़ने को भी बढ़ावा दिया है। ये एक तरह की दो-धारी तलवार है। हिंदुत्व विचारधारा का इस पूरी बहस पर क्या असर देखने को मिलता है? वीडी सावरकर और एमएस गोलवलकर जैसे विचारकों ने हिंदू राष्ट्र का एक विचार रखा, जिसमें भारत की जमीन, पितृभूमि और पुण्यभूमि, नस्ल, आर्य हिंदू और संस्कृति, हिंदुत्व को अविभाज्य मतलब एक माना गया। कुछ लेखक जैसे श्रीकांत तालागिरी हिंदू संस्कृति के इसी जमीनी जुड़ाव पर बहुत जोर देते हैं, जो उनके अनुसार बाहरी धर्मों जैसे इस्लाम या ईसाई धर्म से अलग है। स्रोत बताते हैं कि इन विचारों में अक्सर दूसरे समूहों के प्रति पूर्वाग्रह भी साफ झलकता है। तो क्या जो लोग स्वदेशी आर्य सिद्धांत का विरोध करते हैं वे सिर्फ राजनीतिक कारणों से ऐसा करते हैं, या उनकी चिंताएं वाजिब भी हैं? नहीं, ऐसा कहना शायद ज्यादा आसान हुआ कि सिर्फ राजनीतिक कारण है। चिंताएं वाजिब भी हो सकती हैं। रोमिला थापर जैसे कई बड़े और सम्मानित इतिहासकार इस बात का डर जताते हैं कि आर्यों को भारत का मूल निवासी मानने से कहीं आर्यन राष्ट्र वाली खतरनाक सोच को बल ना मिल जाए, जिससे देश में सांप्रदायिक तनाव और बंटवारा बढ़ सकता है। और दूसरी तरफ एनएस राजाराम और अरुण शौरी जैसे लेखक अकादमिक दुनिया पर, खासकर इतिहास लेखन पर, वामपंथी या मार्क्सवादी सोच के हावी होने का आरोप लगाते हैं। उनका कहना है कि इतिहास को जानबूझकर तोड़ा मड़ोड़ा गया है ताकि एक खास नजरिया पेश किया जा सके। और जो ICHR या भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद जैसे संस्थानों पर नियंत्रण के लिए खींचतान चलती रहती है, वो इसी राजनीतिकरण का एक उदाहरण है। और क्या अंग्रेजी राज की भूमिका पर भी सवाल उठते हैं कि उन्होंने इतिहास को कैसे लिखा? हाँ, बिल्कुल। कई भारतीय विद्वानों के मन में ये शक स्वाभाविक रूप से उठता है
कि जब एक ताकतवर विदेशी शक्ति हम पर राज कर रही थी तो वो हमारा प्राचीन इतिहास निष्पक्ष कैसे लिख सकती थी, खासकर मिशनरियों पर फूट डालो और राज करो की नीति के तहत आर्यन आक्रमण सिद्धांत को जानबूझकर फैलाने का आरोप भी बार बार लगता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है, मतलब कहाँ खड़े हैं हम? एडविन ब्रायंट, जिनकी किताब पर हम आज बात कर रहे हैं, वो यही आग्रह करते हैं कि हमें किसी भी विचारधारा, चाहे वो राष्ट्रवादी हो, मार्क्सवादी हो या कोई और, उससे ऊपर उठकर सिर्फ और सिर्फ सबूतों को देखना चाहिए, डेटा का विश्लेषण करना चाहिए। लेकिन क्या ये आसान है? वो खुद मानते हैं कि ये कहना बहुत आसान है पर करना बेहद मुश्किल। सच्चाई ये है कि दोनों खेमों, चाहे वो बाहर से आने का सिद्धांत मानने वाले हों, प्रवासनवादी, या यहीं का मूल निवासी मानने वाले स्वदेशी, के अपने पूर्वाग्रह और अपने एजेंडे हो सकते हैं। और जब बहस में गुस्सा, आरोप प्रत्यारोप और पक्षपात घुस जाता है तो फिर अकादमिक सच्चाई कहीं पीछे छूट जाती है। तो कुल मिलाकर 2 सदियों से ज्यादा की खोजबीन हो गई। भाषा, पुरातत्व, जेनेटिक्स, खगोल विज्ञान, न जाने कितने क्षेत्रों की पड़ताल की गई। और नतीजा क्या है? वैदिक संस्कृति की उत्पत्ति का सवाल आज भी उतना ही जटिल और विवादास्पद है जितना शायद पहले था। कोई साफ, सीधा, सर्वसम्मत जवाब नहीं मिला है। बिल्कुल। हमने देखा कि भाषा के सबूतों की 100 तरह से व्याख्या की जा सकती है। जमीन की खुदाई से जो निशान मिलते हैं, चाहे वो सिंधु घाटी की मोहरें हों, घोड़े की हड्डियां हों या किसी कब्र में मिली चीजें, वो अक्सर या तो अधूरे होते हैं या अस्पष्ट। हाँ। पुरानी किताबों जैसे वेद या ब्राह्मण ग्रंथ, उनमें लिखी बातों का ठीक मतलब निकालने में भी गहरे मतभेद हैं। और वेदों की सही तारीख, वो तो एक बहुत बड़ी पहेली बनी हुई है। हर मोड़ पर जैसे अनिश्चितता खड़ी है। और ये भी बिल्कुल साफ हो गया है कि सबूत खुद कुछ नहीं बोलते, उनकी व्याख्या की जाती है, उन्हें मतलब दिया जाता है। सही कहा। और वो व्याख्या करने वाले की अपनी सोच, उसका अपना नजरिया, चाहे वो राष्ट्रवादी हो, उपनिवेशवादी मानसिकता का हो या किसी खास अकादमिक विचारधारा से बंधा हो, उससे बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। हाँ बिल्कुल। चाहे वो अनास शब्द का मतलब निकालना हो या बीच पेड़ के तर्क का इस्तेमाल करना हो, सिंधु लिपि के निशानों को पढ़ना हो या फिर घोड़े की हड्डियों की पहचान करनी हो, सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि देखने वाला किस चश्मे से देख रहा है और वो पहले से क्या मानकर चल रहा है या क्या साबित करना चाहता है। तो जाते जाते एक सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। जब इस मुद्दे पर इतनी ज्यादा अनिश्चितता लगातार बनी हुई है और ये हमारी पहचान की राजनीति से इतना गहरा और भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है, तो क्या कभी असली उत्पत्ति की खोज को उन उत्पत्ति की कहानियों या मिथकों से पूरी तरह अलग किया जा सकता है जो हम अपने बारे में गढ़ते हैं और जिनका इस्तेमाल हम अपने आज को संवारने या बिगाड़ने के लिए करते हैं? ये बहस शायद कभी खत्म ना हो, लेकिन इसका लगातार चलते रहना ही हमें इतिहास, पहचान और ज्ञान के जटिल रिश्ते के बारे में शायद बहुत कुछ सिखाता है। शायद असली खोज इस सवाल में उतनी नहीं है कि हम कहाँ से आए, बल्कि ये समझने में है कि हम कौन हैं और अतीत की ये अलग-अलग कहानियाँ, ये अलग-अलग व्याख्याएं हमें आज कैसे बनाती हैं और कैसे बदलती रहती हैं। इस गहरी और यकीनन जटिल चर्चा में हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है इसने आपकी जानकारी और शायद आपकी जिज्ञासा दोनों को बढ़ाया होगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ज्ञानवर्धक यात्रा पर।